अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हिंदी शोभा अकादमी। आज हम यूपीएचईएससी के सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में और यूजीसी नेट के लगे पाठ्यक्रम में नाटक, क्या नाम है उसका, अंधा युग, उसको देखने वाले हैं। यह धर्मवीर भारती जी के एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार, जो महाराष्ट्र की हिंदी साहित्य अकादमी थी, इन्हें 51,000 रुपये पर वर्ष इनको पुरस्कार राशि देती थी इनकी प्रसिद्ध रचना के लिए। तो यह एक बहुत ही अलौकिक रचना है जो हिंदी साहित्य में एक अलग प्रतिमान स्थापित किया इसने। तो आइए देखते हैं इसी के बारे में और गहन अध्ययन करते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं, क्योंकि फिर पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा अगर इससे बाहर कुछ जाएगा तो इसलिए अपनी पढ़ाई को और आपकी पढ़ाई को, अपने पढ़ाने को, दोनों को व्यर्थ न करने के लिए मैंने सब कुछ इसमें लगभग समाहित रखा है। और फिर आइए प्रारंभ करते हैं। तो हम देख रहे हैं धर्मवीर भारती का गीत नाट्य अंधा युग 1954 में जो आया। ये यूजीसी नेट और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, ठीक है। और हम ये पहले जो है टारगेट किए हैं कि यूपीएचईएससी के सहायक आचार्य में जितनी रचनाएं लगी हैं इनको हम पहले क्रम से देखते चलेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई समस्या व्यवधान हो तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप, मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, आप जो है उस पर केवल व्हाट्सएप कीजिएगा, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है मेरा 95 32 63 33 72, ठीक। केवल व्हाट्सएप कीजिएगा इस पे। और ये मोबाइल नंबर है, ठीक, 95 32। आप कुछ भी अपने इस वीडियो से संबंधित या कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं और केवल मैसेज छोड़िएगा, क्योंकि कॉल नहीं उठ पाएगी, क्योंकि कॉल बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। समय समय पे मिलने पे उसका उत्तर दिया जा सकता है। तो 95 32 63 33 72 इस पर आप कभी भी मैसेज छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे। धर्मवीर भारती का गीत नाट्य अंधा युग देखने चल रहे हैं, लेकिन हम इससे पहले अंधा युग को देखना प्रारंभ करें, इसके बारे में अध्ययन करें, इससे पहले हम धर्मवीर भारती जी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इनके जन्म के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनके शिक्षा दीक्षा के बारे में, इनके लेखन शैली के बारे में। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। धर्मवीर भारती जी के बारे में। इनका जन्म, सबसे पहले जन्म ही देखते हैं। 25 दिसंबर 1926 को कहाँ हुआ? प्रयागराज में, ठीक। कहाँ हुआ? प्रयागराज में एक अतरसुईया मोहल्ला है, वहीं पे इनका जन्म होता है, प्रयागराज में। और उसके बाद इनका निधन भी इसी समय देख लेते हैं। तो निधन इनका 4 सितंबर 1997 को हुआ, ठीक। 4 सितंबर 1997 को इनका निधन हुआ, ठीक। अब इनके पिता का नाम चिरंजीव लाल वर्मा, ठीक। लाल वर्मा। और माता का नाम, इनकी माता का नाम था चंदा देवी, ठीक, चंदा देवी। और इसी समय इनकी पत्नी को भी हम देख ही लेते हैं कि इनकी पत्नी का क्या नाम था। तो इनकी पत्नी का नाम था पुष्पा देवी, ठीक, पुष्पा भारती। अब एक बात तो समझ में आ गया होगा कि ये वर्मा इनके पिताजी का नाम था, तो वर्मा, लेकिन इन्होंने जात से अलग उठ के भारती टाइटल लगाया। तो धर्मवीर भारती इनका नाम हुआ और चिरंजीवी लाल वर्मा इनके पिता हैं, चंदा देवी इनकी माँ है, पुष्पा भारती इनकी पत्नी हैं। और इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को प्रयागराज में हुआ। 4 दिसंबर 1997 में इनका निधन होता है मुंबई में।
वो जानना बहुत आवश्यक नहीं है। और एक बात, इनके पिताजी जो थे वो पूर्वज इनके शाहजहांपुर के थे, ठीक। फिर ये बड़ी जगह बसते 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 अंत में जो है प्रयागराज में बसते हैं। पहले मिर्ज़ापुर में बसते हैं, फिर प्रयागराज में आके बस जाते हैं और फिर वहीं पर धर्मवीर भारती जी का जन्म होता है। इनका प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ही प्रयागराज में ही होता है। केपी कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, वहाँ से इनका जो है इंटर और ये पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह से इनका अध्ययन सारा प्रयागराज में होता है। आइए आगे देखते हैं। और इनकी शिक्षा के बाद ये शोध, इनका अध्ययन भी प्रयागराज विश्वविद्यालय में ही हुआ। तो आइए और देखते हैं इनका जो शोध इन्होंने किया वो देख लेते हैं। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष भी थे, रह चुके हैं। और तो हेडिंग डालिए एक शोध कार्य, ठीक। तो इन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर, ठीक, सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य संपन्न कर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की, ठीक। इनका जो शोध कार्य था वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में था, ठीक। इन्होंने जो है इन्हीं के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर अपना शोध कार्य संपन्न कर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की, ठीक है। ये हो गई इनके शोध कार्य। अच्छा, शिक्षण कार्य क्या किया इन्होंने? तो शिक्षण कार्य जो है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी करेगा उसको शिक्षक बनना निश्चित ही था उस समय। तो इन्होंने मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही, यानी इसे प्रयागराज विश्वविद्यालय कहने लगे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक के रूप में कार्य किया, ठीक। शिक्षण का इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक के रूप में काम किया। अब हम देखते हैं इनकी संपादित पत्रिकाएं, ठीक। शोध कार्य इन्होंने धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर किया, ठीक। अब हम देख लेते हैं संपादित पत्रिकाएं। इसमें पहले नंबर पे जो है संगम है, ठीक। संगम पत्रिका के जो संपादक थे,
ठीक, वो कौन थे? इलाचंद जोशी थे, इलाचंद जोशी। तो इसी में सहकारी संपादक के रूप में कार्य किया। ठीक, सहकारी संपादक। उसके बाद इन्होंने निकष पत्रिका निकाली। उसके अतिरिक्त इन्होंने एक सुपरहिट पत्रिका, जैसे आलोचना की श्रेणी में नामवर सिंह ने भी उस पर काफी कार्य किया था बाद में, तो आलोचना निकाली। ठीक, पर संपादन किया। उसके बाद इनकी सबसे प्रसिद्ध और इनकी प्रसिद्धि का आधार जो था एक पत्रिका, वो थी धर्मयुग। ठीक, धर्मयुग। धर्मयुग के प्रधान संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो संपादित पत्रिकाएं हैं संगम, निकष, आलोचना और अंधायुग। ठीक है, अंधायुग के प्रधान संपादक के रूप में ये संपादन कार्य के लिए मुंबई चले जाते हैं। तो ये कार्य इनका समय था। ठीक, आगे हम देखते हैं इनके प्रमुख अलंकरण। अलंकरण तो इनको बहुत मिला था, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो मुख्य है उसको हम देख लेते हैं, जो पूछा जाने की संभावना है एग्जाम में। तो हमने पत्रिकाएं कौन कौन सी देखी? संगम, निकष, आलोचना और धर्मयुग। आगे फिर हम देख रहे हैं प्रमुख अलंकरण एवं पुरस्कार। तो इसमें पहले नंबर पे तो इनको जो मिली थी वो पद्मश्री थी, देख लेते हैं। ठीक, पद्मश्री। और पद्मश्री इन्हें मिली थी 1972 में, 1972 में। उसके बाद दूसरे नंबर पे इनको मिली, मान लीजिए भारत भारती। ठीक, भारत भारती भी इनको मिल चुका था। भारत भारती उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। और तीसरा व्यास सम्मान। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन देती है। ठीक है, व्यास सम्मान। तो ये 3 महत्वपूर्ण इनके पुरस्कार हैं। ठीक है, इसको लिखिए। और अगर आप इनकी रचना भी देख लें क्या, एक क्रम में इनकी रचना भी देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देख ही लेते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, रचनाएं, रचनाएं, रचनाएं। तो रचनाओं में सबसे पहले हम देखेंगे इनका कहानी संग्रह। ठीक है, कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में इनका कौन कौन सा है? पहले मुर्दों का गांव, मुर्दों का गांव कब आया? 1946 में आया। ठीक, मुर्दों का गांव कब आया? 1946 में। फिर स्वर्ग और पृथ्वी 1949, स्वर्ग और पृथ्वी 1949। और क्या देख लें? चांद और टूटे हुए लोग 1955, चांद और टूटे हुए लोग 1955, चांद और टूटे हुए लोग 1955। और कौन देखें? और बंद गली का आखिरी मकान, ये तो बहुत फेमस ही है, बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान। ठीक, ये 1969 में आया। ठीक, मुर्दों का गांव 1946 में, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान
और 1900 ये मुख्य कहानियाँ इनकी हैं। एक ये देखना है कि सांस की कलम से 2000, ठीक, ये क्या है? समस्त कहानियों का संग्रह। ठीक, सांस की कलम से 2000 में आया। ये समस्त कहानियों का क्या है? संग्रह है। इसमें मतलब समस्त कहानियां एक साथ दी गई हैं। आगे ये हो गई इनकी कहानी संग्रह। इसके बाद हम देख लेते हैं कविता। ठीक, तो रचनाएं फिर से इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1949, मुर्दे स्वर्ग चांद बंद, मुर्दा या मुर्दो जैसे भी, मुर्दो स्वर्ग चांद बंद, ये चार इनका कोड भी बना सकते हैं। मुर्दो स्वर्ग चांद बंद, मुर्दों को कहाँ जाना चाहिए? स्वर्ग में, चांद बंद है तो इस तरह से मुर्दो स्वर्ग चांद बंद। मुर्दों का गांव 1946 में, स्वर्ग और पृथ्वी 1949 में, चांद और टूटे हुए लोग 1955 में, बंद गली का आखिरी मकान 1969 में। आगे इनका सांस की कलम से 2000 में आई समस्त कहानियों का संग्रह है। ये हो गई इनकी कहानी संग्रह। आगे हम देखते हैं इनकी रचनाओं कविता देख लेते हैं। ठीक, इनसे प्रश्न बहुत उठता है, इसीलिए हमने सोचा रचना भी देख ही लेते हैं इसी समय। तो अब हम देख लेते हैं कविता। दूसरे नंबर पे कविता। कविता में पहला तो हो गया जो सुपर डुपर हिट रचना है, क्या है? ठंडा लोहा। ठीक, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है ठंडा लोहा। जैसे ये इम्पोर्टेंट है, 1952 में आया ठंडा लोहा। ठीक है, और इसके बाद सुपर डुपर हिट इनकी अगली रचना है अंधा युग। ये तो आपको पढ़ना ही है बहुत गहनता के साथ। ये इस गीत नाट्य है। ठीक है, ये सब जो है गीत है, मतलब कविता है लेकिन ये गीत नाट्य है। अगला 7 गीत वर्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 गीत वर्ष, 7 गीत वर्ष। ठीक, और एक बात, चौथे नंबर पे हम इनको देख लेते हैं कनुप्रिया। तो कनुप्रिया कब आई? कनुप्रिया आई 1959 में। ठीक, 1959 में, और 7 गीत वर्ष भी 1959 में ही आई है। तो ये दोनों 1959 में आई, 7 गीत वर्ष और कनुप्रिया। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इनकी 2 और है, 4 हो गया, 5। सपना अभी भी, ये कब आई? ये आई 1993। और एक और है आद्यांत। ठीक, आद्यांत। आद्यांत कब है? आद्यांत है 1999। इनकी कविता सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम देख रहे हैं ठंडा लोहा। ठंडा लोहा 1952 में आया। ठीक, आई इनकी रचना है अंधा युग 1954 में। तो कविता देख लें इनकी, और कविता में ठंडा लोहा 1952 में। ठीक, अंधा युग 1954 में। ठंडा लोहा कब है? 1952 में। अंधा युग 1954 में। 7 गीत वर्ष और कनुप्रिया, ये दोनों 1959 में। ठीक, क्रम से लगातार चल रहा है।
सपना अभी भी 1993 और आद्यांत 1999। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि इनका निधन कब हुआ था? निधन हुआ था 1997 में ना। तो इसका मतलब ये रचना कब आई? निधन के बाद, ठीक है ना। तो 1999 में आद्यांत आई, सपना अभी भी 93 में आई, कनुप्रिया 1959 में आई, सात गीत वर्ष भी 1959 में आया, अंधा युग 54 में आया और अठंडा लोहा 1952 में। इसको हम बहुत डीप से अब पढ़ेंगे और इसको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये किस पर आधारित है? तो ये महाभारत के युद्ध के जब 18वें दिन समाप्त हो जाता है तो उसका वर्णन है कृष्ण की मृत्यु तक, ठीक। तो आइए आगे हम देखते हैं। कविता के बाद उपन्यास देख लेते हैं। इनके 3 उपन्यास हैं, जिनमें से एक तो हर हिंदी विद्यार्थियों के दिल में राज करता है, वो है गुनाहों का देवता, जिसमें सुधा और चंदर की कहानी है। मैंने पढ़ा था ग्रेजुएशन के दौरान, बहुत अद्भुत रचना है। तो हम देख लेते हैं इनके तीसरे नंबर पे उपन्यास, ठीक। उपन्यास, इसका उच्चारण 2 तरीके से किया। एक तो ज्वाइंट करते हैं कुछ लोग, उपन्यास, कुछ लोग उपन्यास करते हैं, मतलब एक थोड़ा सा समय देते हैं उप के बाद। तो समय देना ठीक नहीं, क्योंकि ज्वाइंट लिखा है। उपन्यास या उपन्यास, जो भी उच्चारण हो, ठीक है। उपन्यास, तो उपन्यास भी बोल सकते हैं इसको। अब हम देखते हैं उपन्यास में इनके 3 उपन्यास देखेंगे। पहला गुनाहों का देवता 1949। गुनाहों का देवता। अगर आपको किताब पढ़ने की रुचि जागृत करनी है तो आप सबसे पहले पढ़िए गुनाहों का देवता। आपको लगेगा हाँ वाकई साहित्य है ऐसा कि आपको आनंदित कर दे, वो फिल्मों से ज़्यादा आनंद दे, तो वो है गुनाहों का देवता। यहीं से आप प्रारंभ कीजिए, ये जरूर पढ़िए। दूसरा हम देख लेते हैं सूरज का 7वां घोड़ा। ये 1952 में आया, ठीक। और नाटक में जागृत करना हो तो आषाढ़ का 1 दिन से शुरू कीजिए। इस तरह से नाटक से जो आपको सच में सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा कब आया? 1952, ठीक। सूरज का 7वां घोड़ा 1952। उसके बाद हम एक और देख लेते हैं इनका 11 सपनों का देश। तो अगला हम देखते हैं 11 सपनों का देश 1960, ठीक। ये हो गए इनके नाटक। गुनाहों का देवता 1949, सूरज का 7वां घोड़ा 1952 और 11 सपनों का देश 1960, ठीक। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण साहित्य थी। और भी हम लिख सकते हैं, और लेकिन इतना ही काफ़ी है। एक और निबंध भी इनके लिख ही लीजिए, ठीक। निबंध भी लिख ही लेते हैं। तो गुनाहों का देवता 1949, सूरज का 7वां घोड़ा 1952, ठीक। 11 सपनों का देश 1960। इनके 3 उपन्यास हैं। आगे हम निबंध देख लेते हैं। निबंध में इनका पहले ठेले पर हिमालय 1958 में आया है। ठेले पर हिमालय 1958, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पे है पश्यंती, ठीक। और पश्यंती का समय है 1969, ठीक। पश्यंती का समय कब है? 1969। उसके बाद हम देखते हैं
कहानी अनकहानी तीसरे नंबर पे। कहानी मतलब कहना, अनकहानी मतलब जो नहीं कहना, कहानी अनकहानी, और ये आया 1970 में। फिर अगले नंबर पे हम देखते हैं कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995। कुछ चेहरे कुछ चेहरे कुछ चिंतन, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995। और 4 हो गया, 5वां एक है शब्दिता। शब्दिता ये 1997 में आया इनका निबंध है। ठीक, तो हम देख रहे हैं इनके निबंध। ठेले पर हिमालय 1958, पश्यंती आया इनका 1969। ठीक, कहानी अनकहानी 1970। कुछ चेहरे कुछ चिंतन, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995। उसके बाद शब्दिता 1997। ठीक, अब इनकी एक एकांकी संग्रह भी लिखी लीजिए। फिर हम निबंध 4 देख चुके हैं, और एक एकांकी संग्रह क्या है, नदी प्यासी थी 1954। ठीक, नदी प्यासी थी 1954। ये 5 नंबर पे, ये मतलब ये हेडिंग है, और 5 नंबर पे क्या, एकांकी संग्रह। ठीक, एकांकी संग्रह, एकांकी संग्रह नदी प्यासी थी 1954। ठीक, एकांकी संग्रह। तो आगे हम देखते हैं इनके रचना जो आती है अगली, अंधा युग के बारे में। अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि धर्मवीर भारती जी के बारे में लगभग हम जान चुके हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अंधा युग नाटक, जो यूपीएचईएससी और यूजीसी नेट दोनों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो हम देखने जा रहे हैं अंधा युग। ठीक, प्रकाशन वर्ष 1954। लेखक, तो लेखक हैं धर्मवीर भारती। उसके बाद इसकी नाटक श्रेणी कैसी है, गीत नाट्य। ठीक, नाटक श्रेणी कैसी है, गीत नाट्य है। ठीक है ना। और कुल अंक कितने हैं इसमें, तो कुल अंक बराबर 5। ठीक, कुल अंक कितने हैं, 5। और इसका मतलब वैसे तो भाग कई हैं, लेकिन कुल अंक कितने हैं, 5 हैं। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले घटना काल क्या है, तो इसको अगले ही पेज पे देख लेते हैं। ठीक है, इसका हम प्रकाशन वर्ष 1954 है, लेखक धर्मवीर भारती हैं, गीत नाट्य है, 5 अंक है। ठीक, अब हम इसको देखते हैं आगे की घटना काल। सबसे पहले हेडिंग डालिए एक, घटना काल। इसमें लिखिए कि महाभारत के 18वें दिन की, महाभारत
भारत के 18वें दिन की, महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रवास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु, प्रवास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रवास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक, इसका अर्थ क्या है? ये जो नाटक है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, समाप्त कितने दिन चलता है? 18 दिन चलता है। तो 18वें दिन जब समाप्त हो जाता है युद्ध, उसकी स्थिति से, मतलब जो समाप्त होने के बाद जो नुकसान हुआ रहता है, जो परिस्थितियां उपजी रहती हैं, उनका वर्णन प्रारंभ होता है वहीं से, ठीक। और वहां से प्रारंभ होके जो प्रवास तीर्थ के में कृष्ण की मृत्यु तक, जब तक मृत्यु हो जाती है तब तक का इसमें वर्णन क्रम चलता रहता है। तो हमें ये समझना है कि महाभारत के अंतिम दिन यानी 18वें दिन से कृष्ण की मृत्यु तक की कथा, इसमें प्रवास तीर्थ की कथा वर्णित है, ठीक है। इसमें तो कोई संदेह नहीं। फिर अब हम देखते हैं नाटक का अनुक्रम क्या है, मतलब किस तरह से बांटा गया है। तो अगले क्रम में हम देखेंगे, घटनाकाल हो गया ना, समझ गए होंगे, मैं पूरी आशा करता हूं। तो अब हम अनुक्रम देखेंगे। अनुक्रम में क्या करना है? सबसे पहले यहां हेडिंग डालिए, नाटक का अनुक्रम। यहां नहीं डालते हैं, अंधा युग नाटक का अनुक्रम, ठीक। अब हम देखते हैं यहां अनुक्रम में सबसे पहले क्या आती है? स्थापना। स्थापना किसकी? अंधा युग की। इसमें किस बात की स्थापना की गई? अंधा युग। ये हम अभी जब इसको पहले समझ लें, जब कथानक की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से गहराई से बाकायदा हम अंक के आधार पर हम देखते चलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको ये मतलब पढ़ लेने के बाद आपको अंधा युग से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो अंधा युग, स्थापना अंधा युग। दूसरा क्या होता है घटना इसमें? इसको दूसरा जो इसका भाग है एक प्रकार से, वो अंधा युग की स्थापना जब हो जाती तो पहले आता है पहला अंक, उसका नाम रहता है। और पहला अंक क्या होता है? कौरव नगरी, ठीक। कौरव नगरी, पहले अंक का क्या नाम रहता है? कौरव नगरी। अब फिर तीसरे नंबर पे आता है क्या? दूसरा अंक, ठीक। और दूसरा अंक दूसरा अंक में क्या रहता है? तो दूसरा अंक में रहता है पशु का उदय। पशु का उदय किससे संबंधित है? अश्वत्थामा से संबंधित है। इसको हम आगे चर्चा करेंगे। वो जब उनके मतलब पांडवों के बच्चों को मारने के लिए प्लान बनाता है, तो वही है पशु के उदय की सोच। तो इसको हम आगे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। पशु का उदय, इसमें कौरव नगरी में क्या है? तो कौरव नगरी में जो कौरव नगरी में युद्ध के बाद स्थिति उत्पन्न होती है, उसका वर्णन कौरव नगरी में मिलता है। फिर आगे अगला तीसरा अंक आता है, ठीक। तीसरा अंक, इसका नाम रहता है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। अश्वत्थामा
अस्वस्थामा का अर्ध सत्य। ठीक, इसमें क्या रहता है, अस्वस्थामा का अर्ध सत्य। फिर अगले नंबर पे हम देखेंगे अंतराल आता है। ठीक, 3 अंक के बाद क्या आता है, अंतराल, जिसका क्या नाम रहता है, पंख, पहिए और पट्टियां। ठीक, अंतराल का रहता है नाम पंख, पहिए एवं पट्टियां। पंख, पहिए एवं पट्टियां, पंख, पहिए एवं पट्टियां। ठीक, तो ये किसका नाम मतलब रहता है, पंख, पहिए एवं पट्टियां। फिर हम इतना देख लेते हैं, फिर आगे अगले में देखेंगे इसके आगे के, जैसे स्थापना किसकी हुई, अंधायुग की हुई। ठीक, आगे पहला अंक क्या है, कौरव नगरी। ठीक, कौरव नगरी पहला अंक है। फिर दूसरा अंक क्या है, पशु का उदय। तीसरा अस्वस्थामा का अर्ध सत्य। अस्वस्थामा एक झूठ बोलता है, आधा बात सच रहती है आधा झूठी, वही है इसका अर्ध सत्य, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिर अंतराल, पंख, पहिए एवं पट्टियां। ठीक, पंख, पहिए एवं पट्टियां। अब आगे हम देखते हैं। अब हम अगले नंबर पे देखते हैं चौथा अंक। ठीक, चौथा अंक, इस अंक में गांधारी का साप रहता है जो कृष्ण को देती है। ठीक, गांधारी का साप, इसकी सबकी चर्चा बहुत अच्छे से हम आगे करने वाले हैं। फिर आगे हम देखते हैं गांधारी का साप हो जाता है। फिर जो पंचम अंक है यानी 5वां अंक, वो विजय एक क्रमिक आत्महत्या के नाम से रहता। ठीक, तो 5वां अंक विजय क्रमिक, विजय एक क्रमिक है, विजय एक क्रमिक आत्महत्या। ठीक, विजय एक क्रमिक आत्महत्या, ये 5वां अंक हो गया। अब ये हमें अंक को जरूर ध्यान रखना है, बहुत पूछा जाता है। आगे समापन होता है, और समापन किससे होता है, तो प्रभु की मृत्यु से। ठीक, प्रभु की मृत्यु से नाटक की समाप्ति हो जाती है। तो इस तरह से ये इसके क्या है, अनुक्रम है नाटक का। ठीक, पहला स्थापना होती है अंधायुग की, फिर उसके बाद प्रथम अंक आता है जिसमें क्या होता है कि प्रथम अंक में कौरव नगरी का वर्णन है। उसके बाद क्या होता है, द्वितीय अंक आता है अस्वस्थामा का वर्णन होता है, जिसमें मतलब पशुत्व का उदय होता है उसके। फिर उस अस्वस्थामा के वर्णन रहता है, लेकिन उस नाटक का मतलब उस अंक का नाम है पशु का उदय। तीसरा आता है अस्वस्थामा का अर्ध सत्य। ठीक, चौथा पंख, पहिए और पट्टियां, अंतराल है, ये अंक नहीं है। फिर अगले नंबर पे जो आता है चौथा, तो चौथा अंक आता है गांधारी का साप, जो कृष्ण को देती हैं गांधारी, और बाद में पश्चाताप भी होता है कि ये मैंने क्या किया। और फिर 5वां अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या। ठीक, और समापन में प्रभु की मृत्यु के साथ ये नाटक समाप्त हो जाता है। अब हम अनुक्रम के बाद नाटक का पात्र देख लेते हैं। ठीक, और उसके बाद स्थापनाएं और हम प्रतीक देखेंगे। तो अब हम देखने जा रहे हैं नाटक के
पात्र। नाटक के पात्र। ठीक, तो पात्र में हम देखते हैं कृष्ण से। ठीक है, कृष्ण। कृष्ण जो है इस नाटक के नैतिक केंद्रीय पात्र हैं। ठीक, नाटक के नैतिक केंद्रीय पात्र व नाटक के नैतिक केंद्रीय पात्र व एक राजनीतिज्ञ के रूप में वर्णन। पात्र व एक राजनीतिज्ञ के रूप में वर्णन। ठीक, दूसरा हम देख लेते हैं पात्र अश्वत्थामा को ही देख लेते हैं। अश्वत्थामा। ठीक, अश्वत्थामा नाटक का हिंसक वीर पात्र है। ठीक है, हिंसक वीर पात्र। ठीक है, नाटक का हिंसक वीर पात्र। ये तो आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य का, ये भी लिख ही लीजिए नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए। द्रोणाचार्य का पुत्र, द्रोणाचार्य का पुत्र। ठीक, हिंसक वीर पात्र द्रोणाचार्य का पुत्र। और एक बात इसके अंदर ये भी रहता है कि पिता की मृत्यु के प्रतिशोध, पिता की मृत्यु के प्रतिशोध की आग में जलता रहता है। ठीक, जलता रहता है। हिंसक वीरपात्र द्रोणाचार्य का पुत्र पिता की मृत्यु के प्रतिशोध की आग में जलता रहता है। ठीक है, देखो प्रतिशोध दो तरीके के होते हैं, एक वो जो अश्वत्थामा लेना चाहता है और एक वो जो चाणक्य लेता है, जो हम चंद्रगुप्त में प्रतिशोध देखते हैं। तो प्रतिशोध हमेशा दो होता है, एक वो जो हमें गलत या सही का एहसास नहीं होता और हम प्रतिशोध में लग जाते हैं कि हम गलत थे, ऐसा ही कुछ नहीं, उसने मुझे मारा तो मैं मारूंगा, हम ये एहसास नहीं करते कि मेरी गलती रही होगी। दूसरा एक वो प्रतिशोध जो मेरी गलती न रहने पर मुझे मारा जाए उसके बाद हम प्रतिशोध लें। तो उन दोनों में फर्क है। जो प्रतिशोध चाणक्य ने लिया वो एक प्रतिशोध वास्तव में प्रतिशोध, उसे लेने की आवश्यकता, लेकिन जो अश्वत्थामा ने लेने की कोशिश की वो प्रतिशोध नहीं है। ठीक, तो हिंसक वीर पात्र जो द्रोणाचार्य का पुत्र है, पिता की मृत्यु के प्रतिशोध के आग में जलता रहता है। तो नाटक के नैतिक केंद्रीय पात्र हैं कृष्ण और एक राजनीतिक के रूप में वर्णन हुआ है। तो हम दो पात्र के बारे में समझ चुके हैं। आगे हम देखने जा रहे हैं युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के बारे में। ठीक, तो आगे हम 3 नंबर पे देखते हैं युधिष्ठिर के बारे में। ठीक, युधिष्ठिर
युधिष्ठिर की जो सबसे बड़ी खासियत है वह यह है कि ये नाटक के शांत पात्र हैं। ठीक, नाटक के शांत पात्र, शांत पात्र, और मजबूरी में क्या होता है, इन्हें असत्य बोलना पड़ता है। धर्मराज इनके संज्ञा मिली हुई है पौराणिक रूप से। ये युधिष्ठिर जो है, जब द्रोणाचार्य को मार नहीं पा रहे थे तो अश्वत्थामा एक हाथी का नाम था, तो वो कहते हैं अश्वत्थामा मारा गया तो द्रोण का जो है वो धनुष छूट जाती है, और लेकिन वो अश्वत्थामा नहीं मारा गया रहता है। ये एक रचना प्रपंच रहता है, जो एक अश्वत्थामा नाम का हाथी रहता है उसको मार देते हैं। बाद में युधिष्ठिर को ये बोलना पड़ता है कि अश्वत्थामा मारा गया, उतने में शंखनाद होने लगता है, और उस बीच में बोलते हैं किंतु एरावत, जो लेकिन किंतु एरावत मतलब हाथी, वो सुनाई नहीं पड़ता। इस कारण इन्हें धर्मराज को कहा जाता है कि इन्होंने झूठ बोला, असत्य वचन बोले। तो युधिष्ठिर का असत्य बोलते हैं, इसमें मजबूरी में इसको यहाँ दिखाया गया है इसमें नाटक में। आगे हम देखते हैं धृतराष्ट्र को। ठीक, धृतराष्ट्र कौरवों के पिता हैं, धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र क्या हैं, कौरवों के पिता। ठीक, क्या है ये, कौरवों के पिता हैं, अंधे हैं, और ये अंधे तो हैं लेकिन एक अंधे और हैं, तन मन दोनों से अंधे हैं। ठीक, जिन इन्हें अच्छा बुरा नहीं दिखता, दोनों से अंधे। इसका वर्णन किया गया है, तन मन दोनों से अंधे हैं इसमें। ठीक, इस नाटक में ऐसा कहा गया है। और अगला हम देख लेते हैं चौथा पांचवा, गांधारी को देख लेते हैं। गांधारी, गांधारी। ठीक, तो गांधारी जो है वो क्या है, कौरवों की माता है, कौरवों की माता है, तर्कशील है। ठीक, तर्क कैसी है, तर्कशील है, और पुत्र मोह में अंधी है। ठीक, पुत्र मोह में अंधी है। तो कौरवों की ममता, कौरवों की माता है, तर्कशील है, और पुत्र मोह में क्या है, अंधी है। ठीक, तो आगे हम देखते हैं, ये हो गए 3 पात्र, गांधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर नाटक का शांत पात्र है, मजबूरी में सत्य बोलते हैं। धृतराष्ट्र कौरवों के पिता है, तन मन दोनों से अंधे हैं, और कौरव नगरी के क्या हैं, राजा हैं। गांधारी कौरवों की माता है, तर्कशील है, पुत्र मोह में अंधी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इस नाटक के बहुत बड़े नीतिज्ञ, जैसे कृष्ण के बाद, या कृष्ण ने जिन्हें बहुत सम्मान देते थे और बहुत बड़े नीतिज्ञ थे, उनका नाम था विदुर। ठीक, चाणक्य समझिए उन्हें इस नाटक का, तो बहुत मतलब बुद्धिमान और नीतिज्ञ थे। तो अगला हम देख लेते हैं विदुर को। ठीक, विदुर, विदुर नाटक के शांतिकामी पात्र, मतलब शांति चाहते हैं। ठीक, शांतिकामी, शांत की कामना करने वाले, शांतकामी पात्र, नीतिज्ञ,
गांधीवादी व उदार व्यक्तित्व, ये इनकी विशेषता है। उदार व्यक्तित्व, ठीक। तो ये किसकी विशेषता है? विदुर की। नाटक के शांतकामी पात्र, मतलब ये शांति की कामना करते हैं, शांति बनी रहे। और क्या है? नीतिज्ञ हैं, ठीक। और क्या है? गांधीवादी विचारधारा है इनकी। उदार व्यक्तित्व है, मतलब बहुत शांतकामी है, तो गांधीवाद हो ही गया, ठीक। अगला कृपाचार्य, ठीक। तो कृपाचार्य की जो खासियत है वो यह है कि ये कुशल योद्धा हैं, धर्म प्राण न्याय के पक्षधर हैं और उबे हुए सैनिक हैं, मतलब ये युद्ध नहीं करना चाहते ये भी। तो हम इनके बारे में ये लिख सकते हैं कि कुशल योद्धा हैं, ठीक। और क्या लिख सकते हैं कि धर्म प्राय हैं, कुशल योद्धा हैं, धर्म प्राय हैं। और इनके बारे में लिख सकते हैं कि न्याय के पक्षधर हैं, ठीक। न्याय के पक्षधर। और क्या लिख सकते हैं? और हम एक चीज लिख सकते हैं कि उबे हुए सैनिक हैं, ये मतलब युद्ध से बचना चाहते, उबे हुए सैनिक, कृपाचार्य, ठीक। आगे 8वें नंबर पे, तो आगे हम कृतवर्मा को देखते हैं, जो एक वीर सैनिक हैं, कृतवर्मा, ठीक। कृतवर्मा एक वीर सैनिक। नाटक के शांतिकामी पात्र हैं, नीतिज्ञ हैं, गांधीवादी व उदार व्यक्तित्व है, कृपाचार्य कुशल योद्धा और धर्मप्राय न्याय के पक्षधर उबे हुए सैनिक हैं। कृतवर्मा ये एक वीर क्या हैं? सैनिक हैं, ठीक। और संजय और युत्सु को भी देख लेते हैं हम इसी समय। तो हम अगले नंबर पे देखते हैं संजय। और संजय के बारे में हमें ये जानना है कि ये धृतराष्ट्र तथा गांधारी को महाभारत का युद्ध तथा, ऐसे लिखिए कि ये गांधारी व धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत युद्ध का सजीव, मतलब लाइव सजीव समाचार सुनाते थे, ठीक। इनका काम ये था संजय का। आगे हम देख लेते हैं एक और, वो है युत्सु, ठीक। युत्सु, ये युत्सु जो है पांडवों के पक्ष में लड़ने वाला एकमात्र कौरव रहता है। यह पांडवों के पक्ष में लड़ने वाला एक मात्र कौरव, ठीक।
यह पांडवों के पक्ष में लड़ने वाला एकमात्र कौरव रहता है, ठीक है, जिसे धर्म तथा सत्य का साथ देने पर भी अपमान व तिरस्कार का पात्र बनना पड़ता है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं अगली एक जो है, एक 11 नंबर पे अन्य पात्र लिख लीजिए, अन्य पात्र। इसमें लिखिए वृद्ध याचक, वृद्ध याचक, ठीक है, इसमें हो गया वृद्ध याचक, व्यास, ठीक, प्रहरी, वृद्ध याचक, व्यास और प्रहरी हो गया, भिखारी इत्यादि। बस, तो हम अभी तक देख रहे थे पात्र, ठीक है। तो ये हैं संजय। संजय क्या करते हैं कि गांधारी और धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत युद्ध का सजीव समाचार सुनाते हैं। ये बात हम लोग बचपन से ही जानते हैं संजय के बारे में कि जो महाभारत में संजय रहता है उसके पास दिव्य दृष्टि रहती है और युद्धों का वर्णन धृतराष्ट्र को दरबार में सुनाया करता है। युत्सु या पांडवों के पक्ष में लड़ने वाला एकमात्र कौरव है, ठीक। और अन्य पात्र में वृद्ध याचक है, व्यास है, प्रहरी है, भिखारी। एक वृद्ध याचक एक बार पूछा जा चुका है यूजीसी में, तो वृद्ध याचक पात्र किसका है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद देख लेते हैं, अब पात्र हो गया, ठीक। अब हम देखेंगे नाटक की स्थापनाएं और प्रतीक, ठीक, नाटक की स्थापनाएं और प्रतीक, या फिर इसको हम अगले क्रम में देख लेते हैं। अगला क्रम लंबा होगा, देख ही लेते हैं, ठीक है, देख ही लेते हैं इसको अगला वीडियो, क्योंकि कथानक भी लिखना रहेगा। तो स्थापनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापनाएं अगले में ही देखते हैं। स्थापनाएं, कथानक और उसके महत्वपूर्ण पंक्ति तीनों एक साथ सुपर मोस्ट हो जाएगा, तो हम इसको अगले क्रम में देख रहे हैं, ठीक है। और उसमें 3 लेके आएंगे। उसके अतिरिक्त क्या, उसके बाद हम जब ये नाटक हो जाएगा उसके बाद अगला, मतलब हम लगातार यूपीएससी पे ही काम कर रहे हैं, तो आपको उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और पुस्तक अध्ययन बहुत जल्द होने वाला है, तो उसके लिए आप जुड़िए। हमने नंबर दिया है, कोई समस्या हो तो आप पूछ भी सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।